ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 7 की इतिहास तथा नागरिक जीवन की पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 को, जिसका नाम है सल्तनत काल का विस्तार। इससे पहले के वीडियो में आपको हमने पढ़ाया था सल्तनत काल का जो है उदय के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ रहे हैं सल्तनत काल का विस्तार। तो सल्तनत काल का विस्तार में हम पहले आपको बलबन के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 तक रहा है, जिसमें पहला जो खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसने 1290 से 1296 तक अपना शासनकाल उसका रहा है। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में कुछ समय के लिए अव्यवस्था फैल गई थी। सत्ता प्राप्त करने के लिए तुर्क और खिलजी अमीरों में आपस में लड़ाई करके प्रयास जारी रहे थे। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा था। वह खिलजी वंश का संस्थापक कहलाता है। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सहिष्णुता और दंड के नियमों को मानवीय बनाने की नीति पर विशेष ध्यान दिया। इसकी इस नीति को लोगों ने इसकी कमजोरी समझी और वो इसके जगह जगह विद्रोह होने लगे थे। सुल्तान का जो भतीजा था अलाउद्दीन, वो इलाहाबाद एवं अवध का इक्तादार तर अच्छा मंत्री था। मैंने आपको बताया था इक्तादार जो होते थे, केंद्र के बाद में इक्ता होते थे ना, तो वहां का इक्तादार था और अच्छा मंत्री भी था। देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला और वहां उसने विजय के साथ अपार धन भी प्राप्त किया था। सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता से बहुत प्रसन्न हुआ और उससे मिलने के लिए इलाहाबाद की ओर चल पड़ा था। सुल्तान की हत्या उसके भतीजे द्वारा कर दी गई। जब ये सुल्तान की तरफ यानी अपने भतीजे की तरफ सुल्तान बढ़ा इलाहाबाद कड़ा की तरफ, तभी रास्ते में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे द्वारा कर दी गई। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद उदार नीति को त्याग कर अलाउद्दीन ने 1296 में सिंहासन प्राप्त कर लिया। यानी 1296 में उसने सिंहासन प्राप्त कर लिया और अलाउद्दीन की जो जलालुद्दीन की जो नीति थी, उदार नीति, उसको त्याग करके अलाउद्दीन जो था अपनी अलग नीति प्रारंभ कर दी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली के तख्त पर जो है 1296 में बैठा और महान कुशल शासक और चतुर राजनीतिक भी था। उसने सोने का टका भी चलाया था। उसने अपने प्रशासन में राज्य और धर्म को अलग अलग प्राथमिकता दी थी। अलाउद्दीन को शासन में के मामले में देखा जाए तो धर्मगुरुओं का और जो उलेमा होते थे उनकी दखल बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने, उन्हें लागू करने और उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखता था। आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है उसी की देन है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन की जो सैनिक सुधार उसने किए उसमें अलाउद्दीन ने एक स्थायी सेना का संगठन किया था। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। जिन 4,75,000 सैनिक थे, उन सैनिकों की नियुक्ति घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर की जाती थी। सैनिकों के हुलिया का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। सैनिकों को नकद देने की व्यवस्था अपनाई गई थी। घोड़े पर दाग लगाने की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही प्रारंभ की गई। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अनेक नए किलों का निर्माण कराया और पुराने किले थे उनकी मरम्मत भी इसने करवाई। इन किलों को रसद आपूर्ति यानी जो खाद्य सामग्री की आपूर्ति, उसकी पूरी व्यवस्था भी की गई। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए
उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन का जो सेनापति था मालिक काफूर, उसने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य के शासन में शामिल होने के लिए और उनको शासन करने के लिए किया गया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे और उनकी जो है स्वाधीनता, जो कहते हैं ना अधीनता, उनके अधीन रहने के लिए राजी रहेंगे। ये इसने शर्त रखी थी। इसके साथ साथ अलाउद्दीन जो था, अलाउद्दीन अमीरों और सरदारों पर नियंत्रण करने के लिए एक नीति बनाई थी। वो मानता था कि दावतों और उत्सवों में मिलने वाले अमीर और सरदार जो होते थे उनमें निकटता होने से आत्मीयता बढ़ती है और जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र और विद्रोह कहने का अवसर मिलता है। उसने विद्रोह को रोकने के लिए दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए थे। इलाके पर उनके इलाके जो थे, जो सरदारों के अमीरों के इलाके थे, उन पर अपना अधिकार कर लिया था। अमीरों की दावतें और मदिरापान गोष्ठियों पर नियंत्रण लागू कर दिया। सुल्तान की बिना आज्ञा की, यानी पहले बिना आज्ञा के कोई समाज में जो है सामाजिक समारोह नहीं कर सकता था। गुप्तचर सदैव इन कार्यक्रमों पर अपनी नजर रखते थे। अलाउद्दीन के जो प्रतिबंध थे उनसे सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी भी अमीर का सर उठाने का साहस नहीं होता था। इस प्रकार अमीर पूर्ण रूप से नियंत्रण में थे। मंगोलों, अगला पॉइंट है मंगोलों, यानी मंगोल जो थे उनके आक्रमण का प्रतिरोध। भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। अलाउद्दीन के समय भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की नीति अपनाई। पुराने किलों की मरम्मत भी कराई, नए किलों का निर्माण भी कराया। इन किलों में योग्य और कुशल सेना रखी गई, जो सेना मंगोलों के आक्रमण से रोकती थी। अगली उसकी कृषि नीति जो है वो भी बड़ी अच्छी रही है। अलाउद्दीन ने पहली बार मध्यकाल का शासक काल में उसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को गज में नापने की प्रथा शुरू की थी। भूमि को किस चीज में? गज से नापने की प्रथा शुरू की थी। किस लिए शुरू की थी? कि जो कर प्राप्त होता था वो सही अनुमान में प्राप्त हो, इसलिए भूमि को नापने के लिए, कर जो है लेने के लिए गज से नापने की व्यवस्था शुरू की थी। 60 वर्ग का एक बीघा होता था, यानी 60 वर्ग गज का जो एक बीघा माना जाता था। खराज यानी लगान पैसों में नहीं लेकर के अनाज के रूप में वसूल किया जाता था, ताकि नगरों को पर्याप्त खाद्यान्न मात्रा पहुंचाई जा सके। यानी नगद के नहीं बल्कि अनाज के रूप में लगान लिया जाता था, जिससे जो है भुखमरी की कगार पे न पहुंचा जा सके। बाजार नियंत्रण जो है अलाउद्दीन को मंगोलों से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत का विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखनी जरूरी थी और इन सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वेतन देने से खजाना खाली हो जाता था। अतः उससे कम वेतन में सैनिक खर्च चलाने के लिए बाजार पर नियंत्रण लागू किया। उसने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मूल्य निर्धारित किए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सके। यानी उसने मूल्य निर्धारित कर दिया, उतनी मूल्य से ऊपर कोई नहीं बेच सकता था। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए गए। इनका प्रमुख जो था सहना यानी अधीक्षक कहलाता था, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दुकानदार जो थे उनको बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत से अधिक या माप तौल में कोई कम देता था तो उसको कठोर दंड देने का प्रावधान था। बाजार के भाव और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था दुरुस्त की गई थी। सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं और उनके मूल्यों की जांच करता था। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि दुकानदार जो थे वो वस्तुओं का अधिक मूल्य नहीं ले पाते थे, न ही अधिक मूल्य ले पाते थे और न मूल्य लेने का साहस करते थे। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए गए। अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती थी।
वो पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। उसने के समय में साहित्य कला का विकास कैसे हुआ था? प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो व बर्नी उसके ही दरबार में रहते थे। यानी किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो पहेलियों और दोहों और कवालियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी एक पहेली है कि एक गुड़ी ने यह गुड़ कीना, हरियल पिंजड़े में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकाला लाल। यानी पान के बारे में कितनी अच्छी यहाँ पर जो है पहेली दी गई है, इस पहेली के माध्यम से बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के एक द्वार के रूप में अलाई दरवाजा बनाया था। ये अलाई दरवाजा है। इसके साथ साथ उसने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया जिसे हौज खास कहा जाता था। उसने दिल्ली में 1000 खंभा का निर्माण कराया था। 1000 खंभा महल जो था, ये 1000 खंभा महल है, इसमें 1000 खंभे बने हुए हैं। ऐसा महल का निर्माण भी कराया था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने शासनकाल में शासन जो की सीमा को बढ़ाने के लिए अमीर और सरदारों पर नियंत्रण किया, मंगोलों का प्रतिरोध किया, कृषि नीति बनाई, बाजार पर नियंत्रण किया। इसके साथ साथ उसने कला और साहित्य का विकास भी किया था। तो इसके अभ्यास प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो इसके अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न में। तो अभ्यास प्रश्न में यह है कि पहला प्रश्न दिया गया है, अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता? आपको मैंने बताया था कि भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने जो राज्य हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया था सबसे पहले गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी, यहाँ पर इसने विजय प्राप्त कर ली थी। दूसरा प्रश्न है, सेना के संगठन में अलाउद्दीन ने क्या सुधार किए? मैंने आपको बताया था सेना के संगठन में यानी सैनिक सुधार के लिए उसने स्थायी सेना रखी थी, जिसमें उसने 4,75,000 सैनिक रखे थे। उनकी वेतन देने के लिए उसने नगद वेतन की व्यवस्था की थी। उनके लिए एक ड्रेस बनाई थी। सैनिकों को घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर भर्ती करता था। घोड़ों को दागने की प्रथा अपनाई थी और किलों की सुरक्षा, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण कराया और पुराने किलों की मरम्मत भी कराई थी और किलों में रसद यानी खाद्य आपूर्ति पूरी करने के लिए भी व्यवस्था की थी। अलाउद्दीन ने बाजार पर नियंत्रण किया, जिससे अगला प्रश्न है, बाजार पर किस प्रकार नियंत्रण किया? बाजार पर क्योंकि सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था उससे उसका खजाना खाली हो जाता था, तो सोचता था सैनिकों को कम वेतन पर ही सारी सामग्री प्राप्त हो जाए, उसका जीवन निर्वाह हो जाए। तो उसने बाजार पर प्रतिबंध लगाया कि कोई अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकता था, ना गलत माप पे दे सकता था। अगर कोई गलत माप या अधिक मूल्य पर बेचता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। तो उसने ये भी व्यवस्था की थी कि कोई भी, तो इस तरीके की उसने नियंत्रण किया था ताकि वो सैनिकों को कम वेतन पर भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करा सकता था। खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी, देखो लिखा हुआ है कि सही पर निशान लगाना है। तो खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था, गलत है, क्योंकि कौन था? अलाउद्दीन खिलजी की जगह पे किसको हम मानते हैं खिलजी वंश का संस्थापक? आपको पहले ही बताया था, जलालुद्दीन जो है फिरोज खिलजी को खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। मालिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था। हाँ, मालिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था, जो कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों को जीत करके, राज्यों को जीत करके अपने अधीन करा लिया था। अगला प्रश्न है, खराज निश्चित करने के लिए भूमि को गज में नापा जाता था। बिल्कुल सही है। खराज यानी लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज में नापने की प्रथा अलाउद्दीन के समय में ही थी, ये भी सही है। अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का मुख्य विद्वान था, ये गलत है, क्योंकि अमीर खुसरो जलालुद्दीन की जगह पे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का विद्वान था, तो ये गलत रहेगा। तो ये प्रश्न भी हम आपको बता दिए हैं, तो आपको सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। आपको एक काम करना है, आप ये लिखना है कि यदि आपके गांव की राशन की दुकान की व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप क्या करेंगे? तो यानी कैसे आप व्यवस्था करेंगे, माप सही हो, सही सामग्री लोगों तक पहुंचे, यानी खाद्यान्न आपूर्ति की व्यवस्था कैसे आप करेंगे, इसके बारे में आपको खुद लिखना है। अगला प्रश्न है कि आप दैनिक उपयोग की किन्हीं 10 वस्तुओं के नाम लिखिए जो आप दैनिक उपयोग में प्रयोग करते हैं। चावल, दाल, आटा, गेहूं, जो है तेल, जो भी चीजें हैं उनकी मात्रा और मूल्य की एक तालिका बनाइए और आपको दिखानी है।
अगला है विद्यालय व कक्षा कक्ष में अपनी पहचान के लिए शिक्षक की सहायता से अपना परिचय बताना। यानी आप शिक्षक तो नहीं है, वहां पर आपके पास मौजूद, तब आप क्या करेंगे, अपना नाम, अपनी आयु, अपने पिता का नाम, शरीर का रंग यानी किस रंग के हैं आप, गोरे हैं, सांवले हैं, ऐसे है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। माताजी का नाम लिखना है, पहचान का कोई चिन्ह लिखना है जिससे आपको पहचाना जा सके, गांव का नाम लिखना है, ब्लड ग्रुप लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है और वजन लिखना है। ये लिख करके आप समरी बना करके हमें व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कराएंगे। ठीक है, तो आज हम इतना पढ़ेंगे। अगले दिन हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे तुगलक काल, जो कि 1320 से 1412 तक है। तो तुगलक काल के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं।